लास्ट क्लास में है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक पहुंच गए थे ना हम लोग। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को ज्योमेट्रिकली समझ रहे थे हम लोग, है कि नहीं। जैसे हमें ये बात पता है कि अगर हमें वेक्टर ए और बी दे रखा है ना, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है ना, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये मान लो हमें दे रखा है वेक्टर बी। तो पिछले क्लास में हमने देखा था ना वेक्टर ए प्लस बी क्या होता है। अब क्या करोगे, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रख दो और वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी फाइंड करना सीखा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर बी का ऑपोजिट, है कि नहीं। अब आप क्या करो, वेक्टर ए के हेड पे है ना माइनस वेक्टर बी को रख दो, माइनस वेक्टर बी को रख दो और ए के टेल से माइनस बी के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। ये पिछले क्लास में यहां तक बता दिया था, है ना। अब मैंने आपको बताया था ये जो ट्रायंगल हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और ये वेक्टर ए माइनस बी को मिलाकर बन रहा है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को आपको मैंने बताया था ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर देखो ये वेक्टर बी था, है ना। हम लोग ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को वेक्टर ए और वेक्टर बी की मदद से भी दिखा सकते हैं। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दो और ये जो वेक्टर होगा दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखो यहां पे भी ट्रायंगल फॉलो हो रहा है। ये देखो वेक्टर बी के हेड पे है ना वेक्टर ए माइनस बी, तो ये दोनों को ऐड करो तो देखो बी से बी का माइनस बी कैंसिल, बचेगा वेक्टर ए ही ना। तो यहां पर भी वो ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है ना। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या इस तरीके से भी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को यूज करके भी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल सा टेक्निक है, अब पैरेललोग्राम लॉ की मदद से देख लो, है ना। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप टेल से टेल ज्वाइन कर दो। वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप दोनों के टेल को ज्वाइन कर दो और यहां पे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, है ना। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, है ना। यहाँ पे आप ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो तो हमें पता है ये जो पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल होता है दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बताया था ना पैरेललोग्राम लॉ में। अब आपको देखो ये पता चल चुका है वेक्टर ए माइनस बी को आप ऐसे भी बना सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करो और ए की तरफ हेड होना चाहिए, बी की तरफ टेल होना चाहिए, दैट इज वेक्टर ए माइनस बी। यानी इसी पैरेललोग्राम का जो दूसरा वाला डायगोनल है वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए की हेड की तरफ, दिस वेक्टर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का ये जो एक डायगोनल है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, दोनों वेक्टर के टेल से के ऑपोजिट साइड में हेड है, ऑपोजिट वर्टेक्स पे, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दो और वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दो और ये इधर एरो बना दो, तो ये वेक्टर आपको मिलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये तो आपको पिछले क्लास में ही समझा दिया था, ये भी इसको ड्रॉ कर लो अभी कि अगर आप दो वेक्टर गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनको टेल से टेल ज्वाइन करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो तो एक डायगोनल हमें मिलता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरा ये जो डायगोनल है दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। डायरेक्शन ध्यान रखना, हेड जिधर है वो वेक्टर का डायरेक्शन है। अच्छा इधर ध्यान दो एक मिनट,
है ना। इधर ध्यान दो, अगर मान लो ये वाला वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो जस्ट इसके ऑपोजिट जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर ये वाला वेक्टर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखा दो इसको भी। ये सब समझ पा रहे हो ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना सिखा रहा हूं। है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सोचना सिखा रहा हूं, है ना। ये नया वाला बुक है क्या? ड्रॉ कर ले इसको जल्दी से। क्लियर है ना? यहाँ तक ड्रॉ कर लिया ना सब? देखो कितना बढ़िया से क्वेश्चन सब सेग्रीगेट कर दिया है ना। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बाद का सारा क्वेश्चन एक ही जगह है ना। इसको सॉल्व करते रहना है और जहाँ कोई डाउट हो पूछना है, ठीक है ना। एक मिनट देखा तो लास्ट में और भी क्वेश्चन है क्या, है ना। देखो सबका हिंट भी दे रखा है इस बुक में। समझ गए ना? ये बुक बनाना इससे फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है कि नहीं? डीसी पांडे। चलो यहां तक ड्रॉ कर लिए ना, ये सब समझ गए आप, ठीक है। ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग ज्योमेट्रिकली देख रहे थे, है ना। ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, है ना, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस। अब देखो मान लो ये हमें वेक्टर ए दे रखा है, दिस इज वेक्टर बी, है ना। मान लो ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड इज ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज बी, ठीक। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। अब ध्यान दो, है ना, आप यहां पर क्या करो, ये जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए के हेड पे हमने रख दिया वेक्टर, या पहले आप क्या करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालो। तो एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का, कैसे निकालते हैं हिमांशु? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं? हाँ क्या? थीटा से। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो कैसे थीटा निकालेंगे? दो वेक्टर है तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालते हैं दिव्यांशु? बताओ अभिषेक। ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं गौरव? दोनों के टेल को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? दोनों के टेल को ज्वाइन कर देंगे और जो छोटा वाला एंगल बनेगा दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब आप क्या करो, ये वेक्टर बी को
वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे ट्रांसलेट कर दो। ये वेक्टर ए है, इसके हेड पे हमने ये वेक्टर बी को ट्रांसलेट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखो ये वाला एंगल थीटा था ना, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अरे वेक्टर बी पहले यहां था, वेक्टर बी यहां था, तो ये एंगल थीटा था। अब हमने वेक्टर बी को उठा के यहां रख दिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल ही है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब आप क्या करो, ये वेक्टर बी निकालने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? माइनस वेक्टर बी, है ना। इसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके जस्ट ऑपोजिट जो वेक्टर मिलेगा दैट इज वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी, दैट इज माइनस वेक्टर बी, है ना। तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी। तो आप देख लो माइनस वेक्टर बी भी कहाँ है? वेक्टर ए के हेड पे ही है। माइनस वेक्टर बी कहाँ है? वेक्टर ए के हेड पे ही है। आपने वेक्टर बी को रिवर्स कर दिया, माइनस वेक्टर बी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमें पता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होता है? दैट इज वेक्टर ए को ऐड कर देंगे किससे? माइनस बी वेक्टर से। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? तो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है? पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे बढ़ेंगे। तो ये हमें मिल गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ध्यान से सुनो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, आप आंसर करो। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कितना होगा? आप सिंपल सा, आपको जो देखो, आप खुद से कुछ अलग नहीं सोचो, जो डेफिनेशन पढ़ाया गया है आप उसको अप्लाई करो। आपको पता है डेफिनेशन क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? दोनों के टेल को टेल से, तो ये वेक्टर ए है, ये माइनस बी वेक्टर है। तो जब आप इन दोनों के टेल को टेल से ज्वाइन करोगे तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यही वाला आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन किए, वेक्टर बी को ट्रांसलेट कर दिए वेक्टर ए के हेड पे, तो ये थीटा था, तो ये थीटा। वैसे ही आप देखो यहां पर वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर इधर है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो माइनस बी वेक्टर इधर है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट ये माइनस बी वेक्टर है। तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो दोनों को टेल से टेल ज्वाइन कर दिए, ये वाला एंगल होगा दोनों के बीच का। और ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा। रेडियन में लिख दिया मैंने, 180 माइनस थीटा। आप लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस थीटा लिख लो, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? टेल को टेल से ज्वाइन करके, और जो छोटा वाला एंगल आता है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। अब हमें वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो बी वेक्टर के ऑपोजिट होगा माइनस बी वेक्टर। दोनों को टेल से टेल ज्वाइंट है, तो ये थीटा है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, यानी ये एंगल 180 माइनस थीटा है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अब आप ध्यान से देखना, है ना, कंफ्यूज मत होना। हमें पता है ना, इधर देखो, इधर देखो। अब हम लोग किसको किसको ऐड कर रहे हैं? वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? वेक्टर ए में हम लोग ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर को, ऐड कर रहे हैं ना। और आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा वही सेम माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा।
अरे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, बस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए स्क्वायर और है ना, ऐड कर रहे हैं प्लस, आप इधर देखो इसको ऐसे लिख लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, एक तरह से हम लोग इसी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये किसके बराबर होगा, दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कॉस ऑफ, है ना, 2ab कॉस 180 माइनस थीटा अंडर रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला एडिशन वाला ही लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग एडिशन ही कर रहे हैं, वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर को। कोई दिक्कत? यानी ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या है, ये वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना यहां तक? बस, तो जो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल रखेंगे, ये वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। अब आप बताओ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, इसको रिड्यूस करो, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो कॉस का कॉस रिटेन हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं? तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, और ये किसके बराबर आ गया, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हम लोग। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? बहुत अच्छे, है ना? आप इसको मत ड्रॉ करना, ये है ना, इसी डायग्राम में दिखा ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर ए के हेड पे हमने माइनस बी वेक्टर को रखा, है ना, वेक्टर ए के हेड पे हमने माइनस बी वेक्टर को रखा, तो हमें मिला ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नोट कर लो यहां तक। ध्यान रखना यहां बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, दोनों का लेंथ तो सेम ही होगा। ये वेक्टर समझ में आ रहा है ना? रिवाइज करके आया करो सब। ध्यान रखना यहां पे,
हो गया ना, नोट कर लिया ना सब यहां तक? गुड। ध्यान रखना यहां पे थीटा क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी। ध्यान रखना इस बात का, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो फाइनली यहां थीटा ही पुट कर रहे हैं हम लोग। दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ये, है ना? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है ये, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान रखेंगे इस बात का। सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक? अब आप इधर ध्यान दो, ठीक है? आपको याद है ना ये हमें वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी है, और हमें पता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, मान लो दे रखा है थीटा, ठीक है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल दे रखा है थीटा। वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग जानते हैं ना? वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दो, है ना? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है मान लो थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, तो आपको पैरेललोग्राम लॉ भी आता है ना? पैरेललोग्राम लॉ से भी आप सोच सकते हो। आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, तो हमें पता है इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा, दैट इज आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर है कितना? दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। याद है ना ये? अब आप देखो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, इस वाले एंगल को बोल दो आप अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है दैट इज एंगल बीटा। आपको ये सब सिखा दिया था। यहां पर tan अल्फा क्या होगा? तो अल्फा जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है उसको छोड़ो, दूसरे वाले वेक्टर को पकड़ो, वेक्टर बी, तो न्यूमरेटर में आएगा b साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर आपको tan बीटा निकालना है तो आप क्या करो, बीटा जिस वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है उस वेक्टर को छोड़ो, दूसरे वेक्टर को पकड़ो, दैट इज वेक्टर ए। तो क्या लिखेंगे? दैट इज वेक्टर ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस। यही फॉर्मूला होता है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। और अब आप ये बात जानते हो, अब आपको पता चल चुका है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होता है? 180 माइनस थीटा। अभी बताया था, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का ये जो एंगल है दिस विल बी 180 माइनस थीटा। ये नहीं ना समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्लियर है ना यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमें पता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आखिर है क्या? दैट इज वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। और एडिशन मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या है? वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट।
समझ में आ रहा है ना? वापस से आप यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करके रखे हो, पैरेललोग्राम लॉ से सोचो, है ना, पैरेललोग्राम लॉ से सोचो। यहाँ पे हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल है ना, इस वर्टेक्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दो, तो ये जो वेक्टर मिला, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। क्लियर है ना? अब आप क्या करो, इस वाले एंगल को बोल दो अल्फा, इस वाले एंगल को बोल दो बीटा। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट लगा लो, यहां पर देख लो tan अल्फा क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ, तो आप दूसरा वाला वेक्टर पकड़ो, दैट इज माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूला को यहां अप्लाई कर दिए, ये थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहां पर जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वो रखेंगे यहां पर साइन और कॉस के आर्ग्यूमेंट में। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अब आप देख लो, इस फॉर्मूला को आप रिड्यूस कर सकते हो, दैट इज बी साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और यहां 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रिटेन होगा, दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए, और यहां देखो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और ये 90 का इवन मल्टीपल, तो कॉस का कॉस ही रिटेन होगा, दैट इज ए माइनस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा tan अल्फा का वैल्यू। आप अगर ऐसे नहीं सोच पाओ एग्जाम में तो आप ये याद रखना, यहां से यहां पहुंच जाना। कोई दिक्कत? ये सब समझ पा रहे हो ना जो बता रहा हूं? वेरी गुड। उसी तरह से देखो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे tan बीटा। नाउ tan बीटा क्या हो जाएगा, तो देखो बीटा माइनस बी वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है, इसको छोड़ो, दूसरे वाले वेक्टर को पकड़ो, दैट इज वेक्टर ए साइन, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, दिस होल डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस 180 माइनस थीटा। यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम क्या आएगा, दैट इज ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस ए कॉस थीटा, दैट इज tan बीटा। आप ये याद रखना, यहां से यहां पहुंच जाना। ये सब समझ में आ रहा है ना? नोट कर लो। है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो एंगल पूछे ये सब नहीं नोट करना है, ये तो आपको समझाने को बता रहा था, है ना। आप डायरेक्ट वो लिखो, ये तो लिखा दिया हूं आप डायरेक्ट वहां लिखो, है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, हमें दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, हमें ये पता था, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। ये आप ड्रॉ चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज 180 माइनस थीटा, ये हमें पता है। तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा।
हो गया ना, नोट कर लिया ना सभी? हो गया ना, क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। है ना, आप रफ कॉपी पे ना जल्दी जल्दी ये सब लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो। जो पढ़ते जाते हो ना, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, कैसे ही आ रहा है उसको फटाक से लिख के प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाएगा ना आपको। ये सब आपको याद करना है, इस बात को समझ लो। सिर्फ आपके समझने से काम नहीं चलेगा। अरे आप पेपर में सॉल्व कैसे कर पाओगे क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे तो? जब आप ये सब कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाओगे। रिकॉल कब कर पाओगे? जब आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो कैसे रिकॉल कर पाओगे? तो एट द एंड आपको आपका पूरा नोट्स का कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए, और वो याद तभी हो पाएगा जब आप समझ समझ के पढ़ोगे। लेकिन एट द एंड याद ही करना है सारा कॉन्सेप्ट, और वो बार बार नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। रफ कॉपी में जाके लिखा करो, है ना, खुद से टॉपिक छुपा दो, लिखो, फटाफट लिखते जाओ। आपका ब्रेन प्रोसेस होगा ना, उससे याद होगा आपको कॉन्सेप्ट। एट द एंड ये याद करने का ही एग्जाम है, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। जब आप एग्जाम में रिकॉल ही नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट, तो फिर क्या फायदा है? याद तो करना है ना कॉन्सेप्ट। चलो एक बहुत आसान सा एकदम टुच्चा सवाल देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं। आपको कह रहा है फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है, एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है। आपको बता रखा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 4 यूनिट्स, और आपको यह भी बता रखा है वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 यूनिट्स। और इस तरीके से आपको डायग्राम दे दिया है। आपको दे दिया है दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये एंगल आपको बता दिया है 120 डिग्री। आपको कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करिए और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करिए। तो फाइंड करिए। सबसे पहले है ना, आप देखो यहां पर आपको ये दोनों वेक्टर फाइंड करने को कह रहा है। तो पहले तो आप ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन फाइंड करना। कहां से डायरेक्शन फाइंड कर लेना? या तो वेक्टर ए से या वेक्टर बी से। मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो आप अल्फा भी फाइंड कर लेना। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। बताओ यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। वेरी गुड।
है ना। सबसे पहले तो यही दिखना चाहिए आपको, है ना। वेक्टर बी को जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है ये वेक्टर बी को, आप वेक्टर बी यहां दे रखा था आपको, आप इसको ट्रांसलेट करके ऊपर ले जाओ, है ना। अगर ये वेक्टर बी है तो इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया ऊपर, तो ये एंगल आपको गिवन था, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा। और हमें दिख रहा है यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है। अब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लो, बहुत आसान है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या हो जाएगा, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, सारा वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 24 कॉस 60 डिग्री आप जानते हो ना कितना होता है 1/2। फिर 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। यहां से देख लो कितना आ रहा है अंडर रूट 37 यूनिट्स। तो आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल गया। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, तो ये आपको पता चल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। अगर वेक्टर ए 4 यूनिट्स है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ अंडर रूट 37 होगा। अब आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अब आपको डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो वेक्टर ए से आप ये अल्फा डायरेक्शन फाइंड कर लो, अल्फा कितना है निकाल लो, तो आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि वेक्टर ए से इतने एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। आप अल्फा निकाल लो, फॉर्मूला आप जानते ही हो। है ना। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर ए के साथ एंगल बन रहा है, दैट इज फॉर्मूला याद कराने का टेक्निक सिखा दिया हूं आपको, b साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। सारा वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू कितना है 3, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई a कितना है 4, 4 प्लस b का वैल्यू कितना है 3 कॉस 60 डिग्री, है ना। तो यहां से देखो tan अल्फा का वैल्यू क्या गया, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, 4 प्लस 3/2। कोई दिक्कत, यहां से देख लो ये क्या आ रहा है 3√3/2 दिस होल डिवाइडेड बाई 8 9 10 11 11/2, 2 से 2 कैंसिल। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है फाइनली 3√3/11, यही आ रहा है ना। कोई दिक्कत, 3 साइन 60 डिग्री क्या होगा √3/2, 4 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री क्या होगा 1/2, तो 3/2 लिख दिया इसको, एलसीएम ले लो। कोई दिक्कत, tan अल्फा कितना आ गया 3√3/11, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3√3/11। तो ये आपने अल्फा भी फाइंड कर लिया। हम लोग बोलेंगे कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है वो वेक्टर ए से इतने एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। तो आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्शन भी बता पा रहे हो उसका। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा ही सेम आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ करो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो और फिर उसका डायरेक्शन निकालना। क्लियर है ना यहां तक सबको।
ये सब समझ में आ रहा है ना? बहुत ये सब बेसिक्स है। आप सोचो 11th खत्म हो जाता है, बच्चा सब कोई आता ही नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो प्रॉपर, जो पढ़ रहे हो उसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो घर पे। डीसी पांडे बुक बोला हूं, उसको सॉल्व करो, उसमें जाकर देखना कितने अच्छे से क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर रखा है, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन कर दिया है नए वाले बुक में, तो बहुत इजी हो जाता है, फिजिक्स को बहुत इजी बना देता है वो। मेहनत करना पड़ेगा और इस बात को समझो, अब आप छोटा मोटा क्लास में नहीं हो, अब आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, आप प्रोफेशनल बन रहे हो। आप समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करना पड़ेगा। अब लिए हो अगर पीसीबी या पीसीएम तो उसको इज्जत से टाइम दो, अब पढ़ो उसको। चलो ये नोट कर लिए ना सब यहां तक? क्या हिमांशु, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया, इनका डायरेक्शन भी निकाल लिए, यहां से ये लिखें, फिर उसके बाद यहां बोर्ड में जगह नहीं था तो ऊपर लिखे, फिर हो गया ना? नोट कर लिए ना यहां तक सब? अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के कैलकुलेशन पे आ जाओ। चलो ये तो हो गया। अब यहां पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, बहुत सिंपल है, ये तो और सिंपल हो गया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बस इसको उल्टा घुमा दो, आपको क्या मिल जाएगा? माइनस बी वेक्टर। इधर माइनस बी वेक्टर है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? अरे बोलो, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल? 180 डिग्री। सिंपल से मेरा क्वेश्चन है, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 120। 120। ये देखो वेक्टर बी था ना, इधर था, बस इसको पलट दो तो ऑटोमेटिक टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा, हो जाएगा ना? टेल से टेल ज्वाइन हो गया, हमने उसको बस पलट दिया, तो ये एंगल कितना मिल रहा है? 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री है, और हमें पता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? इसको हमने थीटा बोला था ना, याद रखना, ये थीटा था, भूलना मत। थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री, ध्यान रखना इस बात का। तो आप देखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, और ये थीटा ये एंगल है, इसको पुट करोगे यहां तो देखो, a दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री, अंडर रूट, यहां से देख लो कितना आ रहा है, दैट इज 16 प्लस 9 कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 12 आ जाएगा ये, अंडर रूट, तो यहां से कितना आ जाएगा? अंडर रूट 13 यूनिट्स। आप देखो यहां पर, ये वेक्टर ए है, ये माइनस बी वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये माइनस बी वेक्टर है। तो आपको मैंने बताया था ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कौन सा वेक्टर होगा? यहां से यहां, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आपने निकाल लिया। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का लेंथ कितना आ रहा है? अंडर रूट 13। अब ध्यान दो, आप मान लो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए से मान लो अल्फा डैश एंगल बना रहा है। अब आप ये अल्फा डैश फाइंड कर लो, फाइंड कर लिए ना अल्फा डैश? वेरी गुड, ये आ रहा है ना सबका? अंडर रूट 13 यूनिट्स, क्लियर है ना यहां तक? अब आप देखो, ये अल्फा डैश एंगल कैसे फाइंड करोगे? आपको बताया था, tan अल्फा डैश क्या हो जाएगा? तो अल्फा डैश वेक्टर ए से बन रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे? बी साइन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल,
120 डिग्री, दैट इज उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस 60 डिग्री। क्लियर है ना यहां तक? यहां से हमें पता है क्या आ जाता है, दैट इज b साइन 60 डिग्री बाई a माइनस बी कॉस 60 डिग्री। सारा वैल्यू पुट कर दो इसमें, है ना। b कितना है? 3 है। साइन 60 डिग्री आप जानते हो क्या आ जाएगा, √3/2। ये न्यूमरेटर में आ रहा है, 3 इंटू √3/2, और डिनोमिनेटर में a कितना है? 4 माइनस 3 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो 3/2। इसको सॉल्व कर लो, तो 3√3/2 दिस होल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 दैट इज 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 3√3/5। ये आ गया tan अल्फा डैश का वैल्यू। tan अल्फा डैश का वैल्यू आ गया, tan अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 3√3/5। देयरफॉर अल्फा डैश जो एंगल है दैट इज tan इनवर्स 3√3/5। अब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, जो वेक्टर a माइनस वेक्टर b है वो वेक्टर a से इतना एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज नीचे बढ़ रहे हो ना, तो क्लॉकवाइज बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना सब? वेरी गुड। तो हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना यहां तक? नोट कर लो इसको फटाक से। हो गया ना? यहां तक नोट कर लिए ना सब? अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव था। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर a के इक्वल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ऐसा नहीं है। ये नोट कर लिया ना सब? यहां तक हो गया ना? तो नोट में आप ये सब प्रॉपर्टी लिखते जाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। है ना? नोट में फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर लिखते जाओ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। जरा मार्कर को इंक पिला ले, तब तक आप देखो ये सही लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है बोर्ड पे जो लिखा है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर a के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? बताओ अभिषेक। वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर a के बराबर क्यों नहीं होगा? इन दोनों का वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते थे ना वेक्टर a प्लस b वेक्टर b प्लस वेक्टर a के इक्वल होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, है कि नहीं? तो जहां पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर a के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्या? फिर वेक्टर में लगाना ही नहीं है अलजेब्रा। वेक्टर में कभी भी नॉर्मल अलजेब्रा, आप देखो इधर ध्यान दो, जैसे मान लो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये मान लो वेक्टर a है ना, ये मान लो वेक्टर b है। तो अब आपको पता चल चुका है ना, ये वाला जो वेक्टर आता है ये होता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो जो वेक्टर b माइनस वेक्टर a होगा वो कैसे मिलेगा?
आपको आपके पास ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस साइन से, तब आपको मिलेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। आपको लिखाया था ना इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर कब इक्वल होता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों सेम हो। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखो, आपको अभी सिखाया था नहीं थोड़ी देर पहले, ये वेक्टर ए बी और ए माइनस बी वाला ट्रायंगल, वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये वाला वेक्टर होता है। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कैसे मिलेगा? तो इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये वेक्टर मिलेगा। यानी इस वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट वेक्टर है ये, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इक्वल कैसे हो सकता है? दोनों वेक्टर इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आप नेक्स्ट आंसर करो, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि बस इस वेक्टर को उल्टा कर दो तो डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो आप लिख लेना बट, यहां लिख लेना बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्या देव्यांश, क्लियर है ना यहाँ तक? ध्यान रखना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ऑल्सो यहां पर एक और बात हम लोग बोल सकते हैं, इधर ध्यान से देखना, आपको समझ में आया कि नहीं? बोर्ड पे देखो सब, ये देखो बोर्ड पे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर का बात कर रहे हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये ट्रू है कि नहीं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये ट्रू है कि नहीं है? हैं? जल्दी बताओ, ये ट्रू है। वेरी गुड, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी था ना, है कि नहीं? इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए मिला। अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को फिर मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो फिर आपको मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, वेक्टर को वेक्टर के टर्म्स में सोचना सीखो। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लिख लो ये सब बात, है ना? ये सब कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। ऐसे आप डायग्राम बना लेना, साइड में डायग्राम बना लोगे तो आपको सोचने में इजी हो जाएगा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए माइनस, देखो वेक्टर में जितना डायग्राम बनाओगे उतना वेक्टर क्लियर होगा। डायग्राम नहीं बनाओगे, गेम खत्म। वेक्टर ए वेक्टर बी, फटाक से सोचो, अच्छा ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो इसके ऑपोजिट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। डायग्राम बना बना के सोचोगे तो फटाफट सब समझ में आएगा। इंजन गर्म हो रहा है इसका, है कि नहीं? ठीक है ना सर, है ना? कोई दिक्कत? क्लियर नहीं आता तक? इसे समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। ऐसे डायग्राम के टर्म्स में सोचो। चलो इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लिए ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखो आप लोग, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, नोट में ही सेकंड पॉइंट लिख लो,
if two vectors have equal magnitude, if two vectors have equal magnitude, that is I dot e dot, that is हमें बता रखा है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, देन सॉरी देखो क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, इक्वल टू ऐसे लिख लो, इक्वल टू k, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड किसी कांस्टेंट k के बराबर है ना, k, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और आपको इन दोनों के बीच का एंगल भी बता रखा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल भी आपको बता रखा है, देन आपको बताना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, के के बराबर है, के कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो आप बताओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी सॉल्व करो, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, के बराबर, के बराबर। हमें निकालना है ना, ये आंसर लिखेंगे यहां पर, इसको प्रूफ कर लेते हैं ना। देख लो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें बताना था इस पर्टिकुलर केस के लिए, हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट, हमें पता है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर माइनस 2 के इंटू के, दैट इज के स्क्वायर कॉस थीटा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कॉस थीटा, यहां से 2k स्क्वायर आप कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, जल्दी बताओ 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोला था ना हाफ एंगल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 2k स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, तो आप देख लो रूट के बाहर क्या क्या आ रहा है, ये 2 का कपल बन रहा है के, और साइन स्क्वायर था ना तो साइन थीटा बाई 2, मिल गया हमें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज याद रखना अभी 2k साइन थीटा बाई 2। तो अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2k साइन थीटा बाई 2, जहां k क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट इज k, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कोई दिक्कत है? वो थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है, समझ में आ रहा है ना, 180 माइनस थीटा, ये सब समझ में आ रहा है ना, हाँ? बोलते थे ना क्लास 10th मन लगा के पढ़ो, है कि नहीं,
सिलेबस कम रहता है। अब आपको फील हो रहा होगा कि सर झूठ बोलते थे हम आपसे, बताओ देख रहे हो ना क्लास 11th में कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्लास 10th में क्या था, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, उस पर क्वेश्चन कराते रहते थे, एक क्लास तक क्वेश्चन ही चलता था, फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आता था। यहाँ हर क्लास में कॉन्सेप्ट ही आते जा रहा है, क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है बुक खोल के। जितना मेरे से होगा उतना मैं कराऊंगा, बाकी डीसी पांडे ध्यान रखना। है ना, डीसी पांडे में अब तो बड़ा अच्छा कर दिया बुक, हम देख रहे हैं। पुराना वाला बुक में सारा क्वेश्चन एक ही जगह रहता था, अब क्या किया कि टॉपिक के बाद बांट दिया है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करो, इसको बनाओगे फिजिक्स में, है ना, तहलका मचाओगे। क्या दिव्यांशु, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? चलो इसके बाद क्या बता रहा था आपको, है ना, ये सब आप समझ गए। अब यहां पर ये तो आपको बता दिया ना, अब यहां पर एक स्पेशल केस है, इसका एक स्पेशल केस है, ये तो खुद में स्पेशल है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये होगा। अब इस स्पेशल केस का भी एक स्पेशल केस है, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इस स्पेशल केस का भी एक स्पेशल केस है, लिख लेना स्पेशल केस, दैट इज थीटा इक्वल टू, रखो तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखो क्या आ रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रखो 60 डिग्री, थीटा 60/2 कितना हो जाएगा, पुट करो, देखो 2k साइन 60/2, दैट इज ये आ गया 2k साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, के, जो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उसी के बराबर आ गया। कहने का मतलब इधर देखो, अगर मान लो ये हमें वेक्टर ए दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड के है, और ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड के है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसके ऑपोजिट होगा माइनस वेक्टर बी, तो अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के है तो माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड के होगा। और अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, दैट इज ये वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। यहां पे हमें गिवन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, दैट इज के। तो इस स्पेशल केस में अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, तो इस केस में वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर है ऊपर, है ना, ये दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड के ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, वैसे डायग्राम बना के भी दिखा देना साइड में, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये माइनस बी वेक्टर, तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसका भी मैग्नीट्यूड के ही आएगा। डायग्राम बना के दिखा दो एक बार। क्या, हाँ अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जब 120 होगा तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के आएगा, सेम आएगा, दोनों के बराबर, है ना। ये सब आप समझ समझ के पढ़ते जाओ।
नोट कर लो इसको जल्दी से यहां तक। हो गया ना, नोट कर लिया ना यहां तक, बहुत अच्छे। तो इसके बाद अब देखो, ये बस सुन लो इस बात को, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आखिर हम लोग पढ़े क्यों? क्योंकि इसका ना फिजिक्स में यूज आता है। कभी भी आप चेंज इन वेक्टर निकालोगे, चेंज इन वेक्टर, तो चेंज क्या होता है? दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो मूव करते करते मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा, अब उसका वेलोसिटी इधर हो चुका है, तो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। अब मैं आपको कहूंगा, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मैं कहूंगा चेंज इन वेलोसिटी बताओ, आप क्या करोगे उस वक्त? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? इसीलिए पढ़ाया जाता है, ताकि आगे जो फिजिक्स में जहां जहां वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा उसको आप सॉल्व कर पाओ। जैसे जब बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी निकालने, तो आप क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है कि नहीं? चलो, तो जहां भी वेक्टर के चेंज का बात होगा वहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये भी आपको बता दिया हूं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ऐसे लिखते हैं, ए कैप। तो किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है, मतलब यूनिट वेक्टर का बात हो रहा है। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और ये जो ए कैप वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। ए कैप वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड, ये तो आप जानते हो, यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बता रखा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ, if magnitude of sum of two unit vectors is root 2, two unit vectors is root 2, then find the magnitude of subtraction of these unit vectors. Then find the magnitude of subtraction of these unit vectors. दो यूनिट वेक्टर को ऐड करने पे उसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आपको बता रखा है, √2। कह रहा है कि अगर दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कुछ डायग्राम वायग्राम बनाओ, सोचो। चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं, ठीक है। मान लो आपके पास 2 यूनिट वेक्टर है, एक को आप कह दो ए कैप और दूसरे यूनिट वेक्टर को कह दो बी कैप। ये 2 यूनिट वेक्टर है, मान लो इनके बीच का एंगल है, मान लो इनके बीच का एंगल है कुछ थीटा। तो आपको ये बता रखा है, दैट इज वेक्टर ए मतलब यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, दैट इज √2।
आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यूनिट वेक्टर का बात हो रहा है ना। मान लो आपको दो यूनिट वेक्टर दे रखा है, ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर। मान लो एंगल बता रखा है, नहीं मान लो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √2। तो आपको कह रहा है यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताइए, फाइंड करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, जल्दी सॉल्व करो इसको। जो डायग्राम वायग्राम बनाया है वो सब बनाओ, जो गिवन है क्वेश्चन में लिखो। आपको वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बता रखा है √2। देखो बार बार बोल रहा हूं, वेक्टर में डायग्राम बनाने में पीछे मत रहना, जितना डायग्राम बनाओगे उतना मामला क्लियर होगा। अब आप देखो यहां पर, आपको पता है ना वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बोलो √2। इधर देखो, आपको ये पता है ना यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ये भी आप जानते हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी आप जानते हो। तो यहां से देखो हम लोग लिख सकते हैं ना, दैट इज, अरे यूनिट वेक्टर होता तो वेक्टर ही है ना, तब तो यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा अंडर रूट। और आपको ये वैल्यू बता रखा है, यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी है कितना, √2 इज इक्वल टू, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से आ जाएगा 2, और 2 इंटू 1 2, ये क्या आ गया 2 + 2 कॉस थीटा अंडर रूट। यहां से सॉल्व करो, थीटा का वैल्यू निकालो। जैसे ही आपको थीटा का वैल्यू मिल गया, आप ये निकाल लोगे। यहां से सॉल्व करो, बताओ थीटा कितना आ रहा है। समझ में आया ना कैसे बनेगा ये, सीधे फॉर्मूला पे बैठा दिया। अरे यूनिट वेक्टर होता तो वेक्टर ही है ना, जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता है 1। कितना आ रहा है थीटा का वैल्यू, देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट इज 2 = 2 + 2 कॉस थीटा। ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या आ रहा है 2 cos थीटा = 0। तो यहां से क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज cos थीटा = 0। cos थीटा 0 कब आता है, थीटा बोलो, हमें पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से छोटा होता है हमेशा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से, तो 180 से छोटा ऐसा कौन सा थीटा है जिसके लिए cos थीटा 0 हो जाता है, थीटा = 90 डिग्री। आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया, यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के बीच का एंगल 90। अब इसको यहां यूज कर लो, अभी आपको पढ़ाया था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, उस फॉर्मूला में पुट कर दो थीटा का वैल्यू, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते ही हो। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना था, हमें फाइंड करना था। नाउ हाँ चेक करते हैं, वेक्टर ए सॉरी यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें बताना है, तो फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज a² प्लस, या a² b² क्या लिखे, डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड पता ही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × 1 × cos थीटा। और थीटा आप जानते हो 90 डिग्री है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 + 1 2 माइनस 2 cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री 0, तो ये भी किसके बराबर आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड होगा
√2। अब जरा आप इसको ज्योमेट्रिकली सोचो, ये देखो, ये था हमारा यूनिट वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 1, और ये था हमारा यूनिट वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री। अब आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, तो यहां पे पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? स्क्वायर। पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? स्क्वायर बनेगा यहां पे। और आपको पता है ये जो वेक्टर है दिस इज यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, और ये जो वेक्टर है दिस इज यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। कोई दिक्कत? और हमें पता है स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ सेम होता है। तो अगर यहां पर यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी √2 है, तो यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी भी √2 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। आपको ज्योमेट्रिकली भी ये बात समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन दे, अब तो खुद से कर लोगे ना? गुड। चलो यहां तक नोट कर लो फटाक से। आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा दिया मैंने। यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहां पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो स्क्वायर बनेगा। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरा होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और स्क्वायर का दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है, तो इसीलिए देख लो मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम आ रहा है। कोई दिक्कत? हो गया ना? यहां तक नोट करिए ना, ऊपर वाला रब कर देना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2। आपको बता दिया है यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज √2, then find the value of unit vector a plus √3 यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज √2, तो आपको किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस √3 इंटू यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, यूनिट वेक्टर ए प्लस √3 है ना प्लस √3 यूनिट वेक्टर बी। वापस डायग्राम बनाओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया, उससे आपको आइडिया लगेगा कुछ।
सॉल्व करो। ये बन जाना चाहिए सबसे। है ना सॉल्यूशन। बोला था डायग्राम बनाओ पहले। ये मान लो यूनिट वेक्टर ए है, ये मान लो यूनिट वेक्टर बी है। दिस इज यूनिट वेक्टर बी, और मान लो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो आपको यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी बता रखा है, हमें पता है यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द यूनिट वेक्टर्स। आपको वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बता रखा था √2। ये देखो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, वापस से वही चीज आ रहा है 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर ए प्लस √3 यूनिट वेक्टर बी। बहुत आसान है, आपको पता है यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और √3 इंटू यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3। खत्म। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, इस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो और आपको दोनों वेक्टर के बीच का, इन दोनों वेक्टर के बीच का भी एंगल क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, इधर देखो, हमने देखा ना, इधर देखो, इधर देखो, ये हमें पता चल गया यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां पे √3 इंटू बी वेक्टर लिखा है ना यूनिट वेक्टर, यानी बस आप ये बी यूनिट वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये यूनिट वेक्टर ए है। तो जब आपको ये मैंने सिखाया था, अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज है। तो अगर ये बी कैप वेक्टर है तो √3 बी कैप वेक्टर ये होगा, डायरेक्शन उसका चेंज, दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो अगर ए कैप और बी कैप वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ए कैप और √3 बी कैप वेक्टर के बीच का भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने बस बी कैप में √3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई किए तो सेम ही डायरेक्शन रहेगा। यानी आपको थीटा भी पता है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है दैट इज 90। निकाल लो, यहां से देख लो, वेक्टर ए कैप प्लस √3 बी कैप, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दैट इज ए कैप वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस √3 बी कैप वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, है ना, दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू 1 इंटू √3, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, वेक्टर ए कैप प्लस √3 वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दैट इज ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 बी कैप का मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री के बराबर है, अंडर रूट। यहां से सॉल्व कर लो, 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू कॉस 90 डिग्री क्या होता है
जीरो होता है ना, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, √4 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। देखो √4 क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ±2 आएगा, लेकिन हमें पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमें मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। तो कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? तो एक और क्वेश्चन हो जाए, है कि नहीं? एक और क्वेश्चन लिखो, तो एक और क्वेश्चन लिखो, है ना? इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आपको कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेरी गुड, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2 था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड √2 था, तो उसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना था? 90 था। यानी कभी भी ऐसा हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा दो। है ना, जो रिलेशन दे रखा है उसको यूज कर लो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर रूट। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। रूट देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, दोनों साइड रूट हटाना, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। कोई दिक्कत? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, यहां से आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 90। देखिए खुद से सॉल्व कर लो इसको फटाफट, है ना, कैलकुलेशन खुद से नहीं करोगे देवांशु, पोलियो मार देगा फिर। वापस से मौका मिला है पोलियो ठीक करने का, 10th में हो गया था ना, नहीं करते थे, बोर्ड से कॉपी करते थे, दिक्कत हुआ ना मैथ में। खुद से कैलकुलेशन करो, ऐसा तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये सब भी बोर्ड से देख के करोगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक?
क्लियर नहीं आता? वेरी गुड, है ना? लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो होमवर्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, if two forces act in opposite direction, if two forces act in opposite direction, then their resultant is 10 Newton. Then their resultant is 10 Newton, and if they act mutually perpendicular, and if they act mutually perpendicular, and if they act mutually perpendicular, then their resultant is 50 Newton. Then their resultant is 50 Newton, is 50 Newton, full stop. क्या रहा है? Find the magnitude of both the forces. Find the magnitude of both the forces. Find the magnitude of both the forces. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं यहाँ तक? एक और क्वेश्चन लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant of two given vectors are of two given vectors are 17 units and 7 units. 17 units and 7 units respectively. Full stop. Find the magnitude of their resultant. Find the magnitude of their resultant if they are orthogonal to each other. Orthogonal मतलब perpendicular. If they are orthogonal to each other. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? ये दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसको होमवर्क में सॉल्व करना, ठीक है? अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।